अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया हिंदुस्तान, जो अपने 76वीं यौम जमहूरिया तकरीब कल यानी 26 जनवरी को हम मनाएंगे। तो पेशगी मुबारकबाद पेश करते हुए आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे, ये देखेंगे कि 26 जनवरी का दिन हमको क्या पैगाम देता है। यौम जमहूरिया दरअसल इसके माने और इसके मफहूम और जमहूरियत के हवाले से वाकई हम किस तरह से इसको मजबूत कर रहे हैं, और जो हमारा आइन है जिसको हमने तश्कील दिया, और उस आइन की हम हिफाजत किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमको ज़रूर ये भी देखना होगा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, जमहूरियत की तश्कील के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वो कौन सा उनसर जो होता है, जो कौन सा वो अमल है जो जमहूरियत को तक़वियत पहुंचाता है, तो वो है वोटिंग का अमल, वोट का अमल। वैसे अगर हम देखें इसके सुतून, 4 सुतून है, लेकिन उस तरफ हम जाएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले ज़रूर ये देखेंगे कि कोई भी जमहूरियत जब बनती है तो वो अवाम के ज़रिए, अवाम के वोट के ज़रिए। तो आज वोटर्स डे भी हमने मनाया, तो वोटर्स डे के हवाले से शऊर बेदारी भी की गई, मुल्क भर में की गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जितनी तरगीब दी जा रही है कि वोटिंग में के अमल में हिस्सा लेने के हवाले से, वोट के हक़ को जानने के हवाले से, उसकी ताकत को समझने के हवाले से, लेकिन क्या हम वाकई जागरूक हैं? क्या हमारा शऊर यानी बेदार हो रहा है? इसके साथ साथ जो यानी इंतखाबी अमल है उसकी शफाफियत के हवाले से, उस पर भी थोड़ा सा आज सरसरी नज़र डालेंगे, क्योंकि आज हमने यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया, तो कल हम यौम जमहूरिया मनाएंगे। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ यानी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कैलिफोर्निया की बात हम करते हैं, जहां पर हमने देखा कि किस तरह से आग जंगल से निकली और शहरों तक पहुंची और कितनी जो है उसने तबाही मचाई। अब इसी के साथ हमको जम्मू कश्मीर से भी एक अलर्ट सामने आया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से कि यानी मौसम खुश्क होने के नतीजे जंगल में आग के वजूहात हो सकती हैं। तो किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार है, और हम किस तरह से यानी अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल होती है, क्योंकि हमारे पास भी जंगलात हैं, तो हम कितने तैयार हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ राजौरी के यानी जम्मू कश्मीर के राजौरी के बुधाल देहात में ऐसी मुश्तबा अमवात हुई हैं, 17 अमवात हुई, जिसमें 13 बच्चे शामिल हैं, और एक के बाद एक नामालूम मर्ज, जिसके हवाले से इब्तदाई तहक़ीक़ात में कुछ कहा गया, फिर उसके बाद दरमियानी तौर पर बात सामने कुछ और आई। लेकिन बहरहाल इस मामले ने सभी को तशवीश से दो चार कर दिया है। यहाँ पर वज़ीर आला ने भी इस देहात का दौरा किया, और फिर इसके साथ साथ मरकज़ की टीम, तिब्बी टीम भी आई, उसने भी मुआयना किया। और अभी जो बात सामने आ रही है वो अजीब सी, यानी उस हवाले से भी कोई एक नतीजा सामने नहीं आ रहा कि क्या वजूहात हैं कि ये अमवात हुई हैं और लोग जो है उससे मुतासिर हो रहे हैं, और देहात के बड़े यानी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ से मुंतकिल भी कर दिया गया है। बड़ी तशवीशनाक बात है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और लेकिन इससे पहले हम रुख गाज़ा का करेंगे। गाज़ा के हवाले से हम अलहदा प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, इस वजह से कि जो आज के ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये वही मनाजिर हैं जिसके हवाले से यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 80% गाज़ा को ढेर कर दिया गया, मुनहदम कर दिया गया। इजराइल ने शदीद तरीन 8 अक्टूबर 2023 से बमबारी की, और जिसमें 80% गाज़ा की इमारतें और मकानात और अस्पताल सब कुछ तहस नहस कर दिया। और इजराइल की जानिब से ये दावा मुसलसल किया जाता रहा कि हमने गाज़ा में हमास को निशाना बनाया, और हमास को कभी कहा गया 50%, कभी कहा गया 60%, कभी कहा गया कि मुकम्मल तौर पर हमास का और हमास के जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं, बहरहाल तो इनका खात्मा कर दिया गया। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो शायद इजराइल के मुंह पर और अमेरिका के मुंह पर तमाचा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये खंडरात में से कौन निकल रहा है। सैकड़ों की तादाद इसको मगरिबी मीडिया कह रही है, लेकिन दर हकीकत हजारों की तादाद में मुसल्ला बंदूकें लहराते हुए इजराइल के मुंह पर तमाचा, अमेरिका के मुंह पर तमाचा लगाते हुए ये सारे के सारे आप जो देख रहे हैं, सियाह लिबास में, यूनिफॉर्म में मलबूस और फौजी लिबास में मलबूस, ये हमास के अलगसाम ब्रिगेड के वो मुसल्ला जंगजू हैं, जिनको मुजाहिदीन भी कुछ कहते हैं,
बहरहाल अस्कियत पसंद कोई कहता है, दहशतगर्द कोई कहता है, लेकिन बहरहाल इजराइल और अमेरिका की पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी यानी ये कहा गया कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये जो तस्वीर हैं जिसको खुद मगरबी मीडिया बता रही है, अल जज़ीरा पर आप भी देख रहे हैं, तो ये साबित ये कर रही हैं कि हमास को इन्होंने ख़त्म नहीं किया, बल्कि खबर यह आई है कि मज़ीद 15,000 जंगजुओं को शामिल किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इजराइल को सारी अपनी यानी अपना तकब्बुर, अपना जो कुछ उसने यानी दावे किए थे वो सारे के सारे मलियामीट हुए, घुटनों पर इजराइल को आना पड़ा और रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस टीम के हवाले इन 4 कैप्टिव्स को, इन 4 जो फौजी खवातीन हैं, इनको हवाले किया गया। ये मनाजिर गाज़ा के हैं और फ़लस्तीन स्क्वायर की ये तस्वीर हैं, ये मंज़र है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग भी जमा हैं और हज़ारों की तादाद में मुसल्ला यानी हमास और अल-क़साम और इस्लामी जिहाद के और दीगर जो ज़ैली तंजीमें हैं उनके मुसल्ला जंगजू भी आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो बाज़ाब्ता यानी मुआहदे की दूसरे मरहले के तहत इन 4 कैप्टिव्स को आज रिहा किया गया, जिसके बदले में 200 फ़लस्तीनी जो महरूसीन थे उनको इजराइल को छोड़ना पड़ा, यानी टेबल पर आकर बातचीत के ज़रिए सारी ताकत को भूलकर, सारी बमबारी को भूलकर डील के तहत इनको रिलीज करना पड़ा। ये मनाजिर है। बहरहाल इस हवाले से हम आइंदा प्रोग्राम में इसकी तफसील पर जाएंगे और इसका थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे कि वाकई ये जंग जिसको कहा जाता है जो कत्ले आम रहा, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की ताकतों को झुकना पड़ा कहा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। बहरहाल मैं पैनल से चाहूँगा कि बस थोड़ी सी जिस तरह से आपने तस्वीर देखी, अब हम अपने मुल्क के तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं। जिस तरह से मैंने इब्तिदा में कहा कि हम वोटर्स डे के हवाले से बात करेंगे, यौम जमहूरिया तकारीब के हवाले से और अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से और राजौरी के बदहाल में यानी देहात में जिस तरह की मुश्तबा अमवात हुई हैं उस हवाले से। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर राजा मुज़फ़्फ़र भट्ट साहब कश्मीर से। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले, चूँकि हम यौम जमहूरिया 76वां कल मनाने जा रहे हैं, कल तकारीब होंगी और दिल्ली में भी मरकज़ी तकरीब होगी। इंडोनेशिया के सदर जो है मेहमान खुसूसी हैं और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सरगर्मियाँ हैं, इसी के साथ साथ सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आज हमने वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे हमने मनाया, तो इसी हवाले से हम थोड़ा सा आगाज़ करें, क्योंकि वोटर्स ही जो है यानी जमहूरियत को इस्तेहकाम बख्शते हैं और ये जो मामला है ये जितना मजबूत होगा शायद हमारी जमहूरियत भी उतनी ही मजबूत होगी। जी प्लीज़। देखिए वागर साहब, जहां तक वोटर्स डे की बात है, ये एक इम्पोर्टेंट बहुत ही बड़ा हमारे पास एक तो सकते हैं, एक हमारे पास आला है जी जी, जो हम हमारे आईन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है जी। जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा आईन वजूद में आया, उसी के अंडर जो है हमारे जो यहाँ पे है वो उसमें हमें जो वोटिंग के राइट्स में भी मिले जी। तो आईन में ही जो है सब चीजों की वजाहत की गई है। और जहाँ तक वोटर्स डे की बात है, इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं मुल्क भर में, जिला सतह पे, तहसील सतह पे, रियासती सतह पे या नेशनल लेवल पे भी जो प्रोग्राम्स जो मुनक्कद किए जाते हैं, तकारीब मुनक्कद की जाती हैं जी। मगर अभी भी जो है हमारे मुल्क के अंदर, चाहे हमारी बल्दियाती चुनाव हो, चाहे हमारे पंचायतों के चुनाव हो, हमारे रियासती असम्बली के चुनाव हो या पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, अभी भी जो है उसमें जो है जिस तरीके से पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आवाम की, पब्लिक की, वोटर्स की, वो पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई देती है। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है मुख्तलिफ अवेयरनेस के जो प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं जी, रियासती सतह पे, जिला सतह पे, बाकी सतह पे जी, बट तो उसमें सूरत लाने की जरूरत है। जहाँ तक मेरा अपना रिसर्च है, मेरा अपना ये है, मैंने इस हवाले से बहुत सारे मज़ामीन भी लिखे हैं। इनफैक्ट जो जब हमारा असेंबली का चुनाव जो है अभी हाल ही में हुआ है, वजीर हुआ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद मैंने
मुफस्सिल मजमून भी लिखा था इस हवाले से कि अभी भी हमारे पास बहुत से इलाका जात ऐसे हैं, बहुत से ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पे जो है शरह वोट जो है बहुत ही कम रहा। ये नहीं है कि लोगों ने कोई बैकआउट किया या ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। उसके बाद भी अगर वोटिंग परसेंटेज उसमें कम है, देखिए पहले तो इलेक्शन कमीशन हो, जो उनके आलाकार हैं, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, डीसीज हैं, या बाकी जो लोग हैं, उनको देखना चाहिए कौन कौन सा असेंबली सेगमेंट, कौन कौन सा पार्लियामेंट्री सेगमेंट है जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम है पिछले 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में। उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को, उन लोकसभा के जो क्षेत्र है या जो हमारे असेंबली सेगमेंट्स है, वहाँ पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स है खासकर स्कूल्स के अंदर, और स्कूल के हिसाब में इसको जो है इंक्लूड किया जाना चाहिए। पढ़ाते हैं, सोशल साइंस में पढ़ाते हैं बच्चों को, बट वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ाया जाता है, बट उसकी जो अहमियत और इम्पोर्टेंस है वो अभी भी जो है हमारे लोगों को समझ नहीं आया। खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको उसकी अहमियत अभी भी समझ नहीं आई है। उसकी अहमियत को हमें समझना है, उसकी अहमियत को हमें समझना है जी। और तो ये है जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि की जरूरत है और इसमें ज्यादा अवेयरनेस करने की जरूरत है, बट जो हम देखते हैं वो महज एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है। अब उस दिन फोटोग्राफ्स उठाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, फिर बाद में सोशल मीडिया पर उनको डाला जाता है, फिर थोड़े से वीडियोस लिए जाते हैं, फिर थोड़े से प्रोग्राम होते हैं, थोड़ी सी अवार्ड सेरेमनीज होती है, प्रोग्राम खत्म होता है जी। और उसके बाद जो एक प्रोग्राम का सिलसिला चलाना है बिल्कुल 1 साल तक कॉन्स्टेंट बेसिस पे, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी इसके लिए बाकायदा फंड्स वागुजार करते हैं, वो फंड्स फराहम करते हैं तमाम रियासतों को, तमाम कलेक्टर्स को इस हवाले से। बट उस पैसे का कैसे इस्तेमाल होता है, मैंने उसमें आरटीए के जरिए जानकारी भी हासिल की जी। पैसा तो बहुत आया है, पैसा का इस्तेमाल भी होता है, बट पैसा सही तरीके में इस्तेमाल नहीं होता है। उन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को हमें फोकस करना। मिसाल के तौर पर अगर एक जिले के अंदर 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है और एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में महज 30% पोलिंग हुई या 25% जो है क्या वोट डाले गए हैं जी, मुझे लगता है कि बाकी असेंबलीज को छोड़ के ज्यादा इसी 25% वाली कॉन्स्टिट्यूंसी को वहां पे फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्शन की शरह में, जो वोटिंग की शरह में कमी क्यों है, और उस कमी को एड्रेस करने के लिए एक तो रिसर्च करने की जरूरत है, और जो हमारे स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है, इंटर्न है, उनको लाना चाहिए वहां पे, एक बेसलाइन सर्वे की जानी चाहिए और बाद में उसको जो है एड्रेस किया जाना चाहिए, ताकि हम जो है वोटिंग परसेंटेज हमारे मुल्क के अंदर बढ़ जाए जी। और वही जो है तकाजा है जो हमारा इलेक्शन डे है, और खासकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आईन है, उसका तकाजा ही यही है कि हम जो है ज्यादा अवेयर बनाए लोगों को, सिटीजन्स को हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, एक चीज तो हो गई जो जाहिरी तौर पर यानी प्रोग्राम्स जैसे किए जाते हैं आपने कहा, लेकिन ये एक रस्म के तौर पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मतलब हमेशा के लिए जो है लोगों को जो है इस हवाले से शऊर बेदार किया जाए कि वोट की अहमियत क्या है। लेकिन इसके साथ साथ क्या वोटर्स में भी कोई ऐसी बात हम देख सकते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि इस हवाले से रिसर्च की भी ज़रूरत है, तो क्या और मज़ीद वजूहात भी हो सकते हैं? क्या एक ये चीज़ हो सकती है कि वोट की अहमियत को नहीं जानते, या फिर ऐसा भी हो सकता है वोट की अहमियत को जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी वजूहात हैं जिसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं मतलब वोट को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, या फिर वो परसेंटेज जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है? तो क्या इसमें कोई और वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे अगर हम बात करें कि हुकूमत बन जाने के बाद, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिस आपने कहा कि वाकई रिसर्च की भी ज़रूरत है, कोई और भी जो है अवामिल हो सकते हैं कि क्या वजह है कि लोग जो है अहमियत को अगर जानते भी हैं तब भी वो वोटिंग के अमल में जिस तरह से हिस्सा लेना चाहिए नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही बात कही। इसमें और भी वजूहात हो सकते हैं और हैं भी। ऐसा नहीं है कि एक ही वजह है कि सरकार अवेयरनेस नहीं कर रही है, लोगों को समझा नहीं रहे हैं। और जितने भी हमारे मुंतखब उम्मीदवार हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने भी जो है ये जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, चाहे हमारे एमएलएज हैं, या हमारे जो कॉर्पोरेटर्स हैं, या हमारे पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरपंचेज हैं, पंचेज हैं, ये भी जो है लोगों से जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा नहीं करते।
और उसकी वजह से भी जो है फिर आवाम जो है बदजन हो जाती है और बाद में वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने को लगता है कि ये कोई बकवास चीज है, ये कोई इसमें कोई अहमियत नहीं है, ये तो ऐसे ही ड्रामा करते हैं, बोलते हैं, कहानियां बोलते हैं और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हमारे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो भी जो है इसमें नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ पे तो थोड़ा सा इसमें बहुत सी चेंजेस आई हैं जी। बट अभी भी जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो हमारा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट थी, जी। आपने खुद देखा होगा उसमें कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो है आए हैं पॉलिटिक्स में, और अभी भी जो है मसल पावर, मनी पावर, बाकी शराब का इस्तेमाल और पैसे दे के वोट हासिल करना, तो ये अभी भी एक क्या बोलते हार्ड रियलिटी है, एक सच्चाई है इस मुल्क के अंदर। अभी भी जो है पैसा चलता है इलेक्शन के अंदर और ये एक बिल्कुल हकीकत है। और इसकी वजह से भी मतलब ये भी बहुत बड़ी वजह है कि जो संजीदा लोग हैं ना तो वो खुद इसमें इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उसके अलावा इन वोटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब उनका ये है कि शायद ये एक बकवास प्रोसेस है, ये सही प्रोसेस नहीं है क्योंकि ये लोग तो कल को जो है वादा पूरा करने वाले नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है इसमें तो, और इसी की वजह से जो है इसमें जो है बहुत बड़ी खला है इसमें। यकीनन, यानी इस एतबार से अगर हम देखें वोटर्स डे हम मनाते हैं तो वोट की अहमियत हर प्रोग्राम में हम देखते हैं कि वोट की अहमियत ये है आप ये, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि यानी वोट देने के बाद जो उसका मकसद होता है उसकी तकमील ना हो और ये कई बरसों से अगर यही मामला चलता रहा तो फिर वो लोग जो इंटेलेक्चुअल भी हैं, जो तालीम याफ्ता भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि वोट की अहमियत क्या है, बल्कि पढ़ाते भी हैं कि वोट की अहमियत क्या है, लेकिन उनका जो वोटिंग के प्रोसेस में जो उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। और फिर उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यही हो सकती है कि जब उनसे कोई पार्टी या कोई लीडर कोई वादा करता है लेकिन फिर उसकी जो है अदम तकमील होती है, या फिर जिस तरह का प्रोसेस वो देख रहे हैं तो उसके बाद वो नतायज खुद से अक्स कर लेते हैं कि इसका नतीजा ये होगा। तो कहीं ना कहीं वोटर्स के इस मामले को भी यानी उस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है शहरियों के कि वाकई वो अगर वोटिंग के प्रोसेस में हिस्सा लें तो और क्या क्या अवामिल हो सकते हैं, क्या क्या मामलात हैं, उस जानिब तवज्जो दें और सारे सिस्टम को, ज़ाहिरी सिस्टम को नहीं बल्कि जो हकीकी मानों में जमहूरियत को मजबूत करने वाली चीज़ें हैं तो उस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। तभी जाकर जो है हम इस डे का जिसको हम मनाते हैं उसका हक़ अदा कर पाएंगे और उसके जो मकासद हैं उसको हम हासिल कर पाएंगे। बहरहाल कल डॉक्टर साहब हम यौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं 76वां, तो बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन की बात, आइन की बात, यही जो है हम देखते हैं इसी की हिफाजत की बात हम सुनते हैं साल भर, और हर पार्टी की जानिब से भी कोई हुकूमत में आए, इख्तिदार में आए, बहरहाल हर बरस जो है ये दिन भी मना लेते हैं। लेकिन एक्चुअल होना क्या चाहिए, आज ज़रूरत किस चीज़ की है और आज का जो माहौल है मुल्क भर में अगर हम देखें तो कल किस बात की जो है एक अपने अहद की जो है तजदीद करने की, फिर से जो है उस हवाले से जो है एक रास्ते को तय करने की ज़रूरत है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, इसमें यही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, आइन बना इस दिन जो मुकम्मल हुआ, जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने, इसमें बहुत ही उनका जबरदस्त रोल था इस कानून को, इस आइन को बनाने में जी। और इस दिन हमारी जो है जो वजूद में आ गया, ये पूरा एक जमहूरी मुल्क बन गया, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और कॉन्स्टिट्यूशन की जिसमें कसम खाई जाती है तमाम जितने भी हमारे ओहदेदारान है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए से लेके एमपी से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, चीफ जस्टिस, जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो इसकी कसम खाते हैं। जमीनी सतह पे इस जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो आईन है इसकी ध्वजा उड़ाई जाती है। और सबसे बड़ा अगर हम इस दिन को लेके अगर हम बात करें जो रिपब्लिक डे है जी, या ये 26 जनवरी है जी, तो आज के दिन जो है, इस दिन जो है हमको ये आइन मिला है जी, बिल्कुल। और ये इंडिया एक इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर और इसका एक नाम है। आप खुद को, आपको ही पता, हमको ही पता है कि आइन की किस तरह से जो ध्वजा उड़ाई जाती है, ये नहीं होना चाहिए। इस कानून की जो हमें हिफाजत करनी है, ये एक मौका, ये दिन, इस दिन हमें जो है ऐड करना होगा कि तो खासतौर जो हमारे लीडर्स हैं जी, हमारे लीडरान को जो है इसमें एक अहद करना पड़ेगा कि इस
कॉन्स्टिट्यूशन की, इस आइन की हिफाजत करनी है किसी भी सूरत में। और जितने भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव है, हमारे जुडिशरी है, खासकर अदलिया जी। और आपने खुद देखा होगा कि पिछले जो है जी हमारी अदालतों ने किस तरीके के फैसले जो है उन्होंने जारी किए। जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या हमारा एग्जीक्यूटिव है, कहीं तो बुलडोजर की पॉलिसी इख्तियार की गई, कहीं पे कोई इख्तियार किया गया, न कोई जुडिशियल प्रोसेस, न कुछ। ये बिल्कुल गैर आईनी चीजें हैं, ये खत्म होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। और यही जो है मकसद है इस दिन का असल में। यकीनन ये इस मकसद के हुसूल के लिए हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, यकीनन हम बात कर रहे हैं मुल्क की। और फिर वोटर्स डे के हवाले से ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने रोशनी डाली, यौम जमहूरिया के हवाले से भी। डॉक्टर साहब, यानी कि अगर हम बात करें वोटर्स डे की, हमने बात की, यौम जमहूरिया के हवाले से बात की, और इसके साथ साथ यानी बात यह है कि लोगों के जो कोर इश्यूज़ हैं, जैसे अब दिल्ली में इलेक्शंस के लिए माहौल जो है गरमाया हुआ है, और अब पार्टियों के दरमियान अगर हम देखें तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई इसमें जो है लोगों के एजेंडे हैं, लोगों के मसाइल, लोगों के मुतालबात, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ पार्टियां जो है एक दूसरे पर एलिगेशंस और उसी में जो है वक्त निकल रहा है, और फिर अब फिर वोट डालने का टाइम आ जाएगा, तो लोगों के पास रह क्या रहा है? मुझे लग रहा है कि वही दिल्ली के जहां तक इलेक्शन की बात है, मुझे लग रहा है कि कोई उतना बड़ा कोई एजेंडा है ही नहीं इस टाइम किसी के पास। आम आदमी पार्टी के पास भी उतना कोई इस वक्त है ही नहीं, जो एजुकेशन में रिफॉर्म बहुत अच्छे किए, काम भी किया। उसके बाद बिजली भी कम करने में वो भी उन्होंने वादा पूरा किया। अब मगर उनका जो मेन इशू था उस वक्त जो है दिल्ली को एक स्टेटहुड दिलाना और उनको एब्सोल्यूट पावर मिले, वो उनको नहीं मिला। और इस चीज को लेके जो है अब उनके पास भी एक क्लियरिटी नहीं है, वो क्या लेके जाए, क्या बोलते जाए। अब वो भी जो है कि फ्री दे देंगे, वो फ्री करेंगे, ट्रैवल फ्री करेंगे, बुजुर्गों को फ्री करेंगे, लेडीज का भी फ्री करेंगे। मुझे लग रहा है कि उससे आगे भी हमें आना है, बट इसके साथ साथ उनकी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल ही है, यूनियन टेरिटरी टाइप ही है वो वहाँ पे, और उनके पास पूरे इख्तियारात नहीं है। और उसका जो फायदा जो है बीजेपी वहाँ उठा रहा है, और वो लोगों को बोल रहे हैं कि उनकी जो कमजोरियां हैं वो उसको कोशिश कर रहे हैं। अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि वो किस तरफ जाएंगे। क्या वो, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, 8-9 साल से आप पावर में हैं वहाँ पे। अब देखना है कि इसके बाद वो क्या चाहेंगे। मुझे लग रहा है कि हो सकता है उनकी सीट्स में कमी होगी, बट जो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि क्या लोग जो पॉलिसी जो बीजेपी ने इस वक्त वहाँ पे जो उन्होंने इस वक्त एजेंडा बनाया इलेक्शन का, जब उसमें वो कामयाब होंगे तो कांग्रेस का भी देखेंगे वहाँ पे क्या उनका क्या सिचुएशन रहेगा, क्या, क्योंकि वो भी जो है पावर से बाहर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पावर में ही है। ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि सूरत क्या रहेगी। डॉक्टर साहब, इसी के साथ जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के हवाले से फ़हरिस्तों की बात के मुकम्मल फ़हरिस्तें हो गई, यानी अब आगे बढ़ रहे हैं पंचायती इंतखाबात के हवाले से, तो वाकई एक बड़ा अच्छा काम होगा। और जो पंचायती लेवल पर जो काम होने चाहिए, या फिर पंचों यानी पंचायती राज के जानिब से जो मुतालबात रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से सारी सूरत हाल को देखते हैं, तो क्या कहेंगे आप? इलेक्शंस हो गए, असम्बली इंतखाबात भी हुए, अब पंचायती इंतखाबात भी होंगे, तो क्या कुछ लोगों के लिए जो है बेहतरी की बात या उनके लिए उम्मीद या हौसला अफजा बात होगी? देखिए वाकर साहब, जो हमारे पंचायती है उनकी टर्म तो पिछले साल नवंबर में ही इख्तिताम पजीर हुई थी। जी एंड हुआ था। उसके बाद जो दिसंबर में चुनाव होने चाहिए थे जी, बट उन्होंने उसके बाद जो है पार्लियामेंट के चुनाव भी करे, उसके बाद असेंबली के चुनाव भी करे, और जो है बट पार्लियामेंट का चुनाव जो है ये हमारे पंचायती राज के जो हमारे नुमाइंदे हैं, जी हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं। और अफसोस की बात है कि जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, बीडीओज हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया पंचायतों का। और बदकिस्मती से जो हमारे जो ग्राम सभा की बात की जाती है, देह मजलिस की बात की जाती है, जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून में जो है, जो वहाँ पे हल्का मजलिस कहा जाता है,
जी। और अभी भी जो है वहाँ पे जो है कोई तय मजलिस, कोई हल्का मजलिस, कोई ग्राम सभा 1 साल से नहीं हुई है। हम्म। और जितने भी प्लान हैं सब ऐसे ही पास किए जाते हैं सरकारी दफ्तरों के अंदर। हम्म। और बीडीओ को जो वहाँ पे ग्राम सभाएं करनी थी वो भी चैलेंजिंग टास्क है, वो भी नहीं करा सकते हैं। और उससे जो है डायरेक्टली एक जमहूरियत पे एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। बन जाता है। एक तरफ से हम जो है आइन की बात करते हैं, वोटर्स डे की बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारी जो 26 जनवरी की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ से जो है हम पंचायत का इलेक्शन जो है नहीं करवा रहे हैं। जी। आज 15 महीने से 13-14 महीने से जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे नहीं है, विलेज लेवल पे नहीं है। तो इस वक्त की जरूरत है कि जल्द से जल्द वहाँ पे जो है उनके चुनाव कराया जाए। जी जी, यकीनन इस जानिब जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि जो है यानी कि बिल्कुल इलाकाई सतह पर यानी ग्राम पंचायत सतह पर जो है जितने काम हैं वो अच्छी तरह से हो सकें और बाइख्तियार अंदाज में और आज़ादाना अंदाज में और अच्छे अंदाज में हो सकें। तभी जाकर जो है हम सारी चीज़ें, अगर हम जमहूरियत कहते हैं, अगर हम यौम जमहूरिया मनाते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगर हम वोटर्स डे की बात करते हैं, इन सब का नतीजा मकसद क्या है कि लोग जो है उनको इत्मीनान जो है हासिल हो और वो उसके सम्राट जो है हासिल कर सके। अगर वही नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ जो है दिखावा ही साबित होंगी। तो इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहूँगा कैलिफोर्निया की आग यकीनन किस तरह से लगी और किस तरह से जंगल से निकल कर उसने जो है यानी हॉलीवुड को तक सारा जो है जला कर तहस नहस कर दिया। और दुनिया की जो है यानी हमने देखा कि एक सुपर पावर जिसको हमने लाचार देखा उस आग के आगे, और फिर हज़ारों की तादाद में लोग नखले मकानी करने लगे। अगरचे जानी नुकसान कम हुआ लेकिन इसके बावजूद माली नुकसान हुआ और शहर का शहर जो है जलकर तहस नहस हो गया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि इसी के साथ थोड़ा सा हम मुआवजा करें अपने मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क में भी कई ऐसे इलाके हैं जो जंगलात पर मुश्तमिल हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जंगलात भी हैं। तो उस एतबार से अभी यानी जम्मू कश्मीर में भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से भी एक अलर्ट जारी किया गया और ये कहा गया कि खुश्क मौसम के यानी तनाजुर में कि जंगल में आग लगने के वजूहात यानी आग लगने की वाक़यात हो सकते हैं। तो इस हवाले से एक अलर्ट जारी किया गया, लेकिन अलर्ट तो जारी कर दिया जाता है, एक्चुअल जो सिचुएशन होती है उस हवाले से कोई बात ना सामने आती है, ना कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई बात हो। तो हम कितना तैयार हैं इस हवाले से, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब। जी, ये जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने एक वार्निंग जारी की थी कुछ दिन पहले कि जम्मू कश्मीर में मतलब आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, हाँ, खासकर जम्मू इलाके में, जम्मू रीजन में जो है फॉरेस्ट फायर्स में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खुश्क मौसम है। जी जी। और जम्मू में तो बारिशें भी नहीं हुई बहुत दिनों से, और वहाँ पे उतनी बर्फ भी नहीं है पहाड़ों पे, और वहाँ पे खुश्की का मौसम चल रहा है। और उसमें जो फॉरेस्ट फायर्स में जो है जंगल में जो आग लगती है खुश्क मौसम में, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ये खाली वहाँ नहीं है, ये हर जगह है। हम इस वक्त जो मौसमी तब्दीली हुई है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर भी, एवं जो हमारा महाराष्ट्र का इलाका, विदर्भ का इलाका ले, बाकी इलाके ले, छत्तीसगढ़ का, मैं खुद ट्रैवल करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, बहुत सारी जंगलात है वहाँ पे भी, और बहुत ज्यादा जो है आग लगने का खतरा है और फैल जाता है, खासकर जब ये मौसम ड्राई हो जाता है। जी जी। तो केस जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत ही बुरी है, क्योंकि बहुत ड्राई स्पेल चल रहा है। जितनी बर्फबारी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, जितनी बारिशें होनी चाहिए थी उतनी बारिशें नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि इसमें जो है हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जी, उनको कमर बस्ता होना चाहिए, उनको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, और लोगों के अंदर भी जो अवेयरनेस कायम की जानी चाहिए, प्रोग्राम्स वहाँ पे मुनक्कद किए जाने चाहिए जहाँ पे भी जंगल में लोग जो वहाँ रहते हैं आजू बाजू में, क्योंकि वो कोयला बनाते हैं, आग जलाते हैं, फिर उसको बुझाना बाद में ऐसे रख देते हैं, उससे फिर फैल जाता है जी। बाद में आंधी आ जाती है, हवा आ जाती है, फिर वो फैल जाती है, और ऊपर से खुश्की का मौसम है, कोई बारिश नहीं है, कोई बर्फबारी नहीं हो रही है। तो इसमें जो है अलर्ट रहने की जरूरत है, हमारे लोगों को भी, आवाम को भी, और खासकर जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और उसके साथ साथ जो हमारे वहाँ पे दीनी उलमा है जी, खासकर उनका एक रोल बनता है, जो हमारे इमाम साहिबान है, मसाजिद के हैं, बाकी लोग हैं, सोशल और पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको भी इस हवाले से जो है अवेयरनेस करने चाहिए मसाजिद के अंदर, ताकि लोग उसमें अलर्ट रहे,
ऐसा न हो कि हमारी सूरत हाल खराब हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कैलिफोर्निया की सिचुएशन हमारे सामने है। जी हाँ। हमने देखा कि क्या होता है, जंगल की आग क्या होती है, आज हमें समझ आया है। हाँ। कैलिफोर्निया में क्या हुआ, खुदा न खास्ता अगर ऐसी आग हमारे हिमालयी इलाकों में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अगर ऐसी जगहों पर लगे, उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन इलाका जात में आप कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं ले सकते। वहां पे कोई रास्ते नहीं है, सड़कें नहीं है, आपके पास ऐसे आले भी नहीं है कि आपके पास कोई बड़े बड़े हेलीकॉप्टर है उस जो बाद में जो है उनके जरिए आप आग बुझा सकते हैं। जी जी। टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। तो खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन बन जाए, हम तो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए हमें इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। जी जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जिस तरह से कैलिफोर्निया से मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बताया गया था कि कई सारी वजूहात यानी खुश्क मौसम हो जाने की वजह बिलखुसूस यानी कैलिफोर्निया में हमने ये देखा कि मौसम खुश्क होने और बड़ा जो है गर्म हो जाने और फिर उसी के साथ तेज़ हवाएं चलने, तो इसकी मतलब वजह बना कि जो है आग जो है बड़ी तेज़ी के साथ फैली, और फिर न सिर्फ फैली बल्कि वो जो जंगलात बिल्कुल सूख जो चुके थे, वो बिल्कुल ईंधन का काम कर रहे थे, पेट्रोल का काम कर रहे थे आग के लिए। और आज भी वो सिचुएशन है। आज अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा मतलब उस हवाले से अपना जो है सख्त मौक़िफ़ का भी इजहार किया, और जो माहिरीन से बात कर रहे थे, जो हुकाम से बात कर रहे थे, तो उस हवाले से उन्होंने उनको जो है इंतबाह भी जारी किया। तो इसमें यह भी बात भी आई उस रिपोर्ट में, मैं देख रहा था कि जो रुतूबत होती है हवा में यानी मॉइस्चर जो होता है, तो वो जो है वहाँ कुछ इस तरह से जो वहाँ के आबी वसाइल हैं उनको बड़ी तादाद में उस रिपोर्ट में बताया गया कि उसको अंडरग्राउंड किया गया कुछ वजूहात की बिना पर। कहीं पर आबादी के लिए, कहीं पर जो है आबादियाँ बसाने के लिए, बहुत सारे मकामात पर जो बड़े बड़े यानी आबी वसाइल थे उनको अंडरग्राउंड किया गया, मतलब ख़त्म नहीं किया गया लेकिन अंडरग्राउंड किया गया, जिसकी वजह से माहिरीन का ये कहना है कि वो जो पानी के ज़रिए अबखारात ऊपर उठते हैं और फिर वो जो है हवा में जो है शामिल होते हैं, एक मॉइस्चर पैदा होता है, एक रुतूबत पैदा होती है, तो वो ख़त्म होने की वजह से वहाँ की हवाएं बड़ी गर्म हो गई थी। गर्म होने की वजह से मौसम इंतहाई खुश, और फिर आग जो है बड़ी तेज़ी के साथ लगने लगी। तो हम इस तरह की बातों को, इस तरह के मामलात को क्या हल्के में लेते हैं? अगर हम अपने जंगलात का जायज़ा लें तो ठीक है, शऊर बेदारियाँ की जाती हैं, लोगों से भी बहुत सारी जो है उनको भी एडवाइस की जाती है, या फिर बाज़ वक्त ये होता है कि जो जंगलात में रहने वाले हैं उनके हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि वक्तिया भाई आप यहाँ से निकल जाएं, आप यहाँ से हट जाएं। क्या यही सल्यूशन है? बल्कि या फिर कुछ और भी जो है वजूहात बन रहे हैं कि हमारा माहौल जो है, माहौलियाती जो कुदरती माहौल है, वो मुतासिर हो रहा है, जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, जिसके हवाले से हम नज़रअंदाज इसको जो है हम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये मतलब इसमें दो चीजें हैं। एक तो है जो हमारा ग्राउंड वाटर जो है बहुत डिप्लीट हो रहा है। जो ग्राउंड वाटर हमारा है, जी जी, जैसे कि हमारे दरिया है, हमारे आबी जखायर है, हमारे आबगाही हैं, हमारे लेक्स है, हमारे बड़े बड़े तालाब है, वो हमारे ग्राउंड वाटर को, एक तो वो लोगों को वहाँ पे माल मवेशी को भी जो है पानी फराहम करते, लोग भी उससे इस्तेफादा हासिल करते, उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग भी होती है। हाँ। तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, इन्होंने हमारे आबगाहें, हमारे नदी नालों में इतनी डीप रिवर बेड माइनिंग की गई कि हमने वाटर टेबल को ही खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ से अमेरिका में क्या हुआ, जितने भी हमारे वहाँ पे जितने भी झीलें थी, जितने भी तालाब थे, उनको नीचे कर दिया गया, ठोक दिया गया ग्राउंड वाटर में ही, ताकि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके। दोनों चीजें हैं। आप कुदरत के निजाम के साथ नहीं खेल सकते, आप कुदरत के निजाम को चैलेंज नहीं कर सकते। अमेरिका में क्या हुआ, जो नमी पैदा होती थी दरियाओं से, समंदरों के पानी से या बाकी, जिससे फिर मॉइस्चर होता था एटमॉस्फेयर में, फिर बारिशें होती थी, बादल होते थे, फिर बाद में ऐसा, तो उन्होंने उसका उल्टा कर दिया वहां पे। उन्होंने बोला कि हम ग्राउंड वाटर को ज्यादा रिचार्ज करेंगे। जम्मू कश्मीर में सिचुएशन ऐसी है, या बाकी जगहों पे हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि हम ग्राउंड वाटर को ही खत्म कर रहे हैं। अच्छा जी, चाहे हमारे बोरवेल्स हैं खत्म हो रहे हैं, इतने डीप हो रहे हैं, ट्यूबवेल्स ये हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग प्रॉपर नहीं, कैपिलरी जो एक्शन के जरिए पानी का बहाव जो चलता है नीचे जमीन के अंदर, क्योंकि जब हम डीप माइनिंग करते हैं, डीप उसमें रेती निकालते हैं, बोल्डर पत्थर दरियाओं के अंदर निकालते हैं, और पानी की सतह बिल्कुल नीचे चली जाती है। और जिस जगह पे आप बोरवेल के जरिए से 30 मीटर के अंदर पानी निकालते थे, आज आपको 130 मीटर खोदना पड़ता है। ये दोनों सिचुएशन है जी। या आप ज्यादा करेंगे, उसमें भी आप खराब हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, या आप ज्यादा डीप माइनिंग करोगे, उससे भी खराब हो जाओगे, या आप ज्यादा करोगे, उससे आपकी नमी खत्म हो जाएगी। इसलिए जो है
हमें बिल्कुल नेचर के साथ चलना साथ पड़ेगा। इसी चलना। को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है अक़वाम मुत्तहिदा ने जो बताए हमें, जी जी 2025 तक आप इतने इतने गोल्स है आपके, और माहौलियात के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जितने भी प्रोग्राम्स, पॉलिसीज जो सिग्नेटरी है हमारा मुल्क, जी हाँ चाहे COP 26 हो, COP 27 में कितने उन्होंने वहां पे इस पे जो सिग्नेचर्स किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि जब हम ये फॉसिल फ्यूल में इतनी कमी करेंगे, हम नेट ग्रीन हो जाएंगे, अब तक हम जी इसमें इतना करेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इतना करेंगे, हम जी ऐसा ऐसा करेंगे, जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आबगाहों को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कवानीन बनाएंगे आबगाहों के हवाले से, पानी के हवाले से, एयर पोल्यूशन के हवाले से, बाकी चीजें है उनपे उनका इतलाक अलग से होता है। अगर आबगाहों की बात आपको खुद पता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मेरे 12 केसेस चल रहे हैं, और रिसेंटली जो है आपने खुद देखा सुखनाग नदी के अंदर कितनी तबाही और बर्बादी कर दी गई थी, और वहां पे 136 डिस्पोजल परमिट डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने इशू किए, और एक तो एनवायरमेंटल डिजास्टर हो ही गया वहां पे जी, और जहां पे उसके साथ साथ ये इकोनॉमिक डिजास्टर हो रहा है, जहां से जिस जगह से आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता था इतने ज्यादा माइनिंग से 600-700 करोड़, आपने वो महज 1 करोड़ 63 लाख रुपए में उसको बर्बाद कर दिया जी। तो इन चीजों को हमने देखना है। एक तो एनवायरमेंटल डिजास्टर भी हो रहा है इन चीजों के साथ साथ जी हाँ, जब ये इलीगल काम होते हैं, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक डिजास्टर भी हो रहा है बिल्कुल, हम दोनों तरफ से खत्म हो रहे हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। यकीनन ये बहुत ही यानी तकलीफदा बात है कि हम किस तरह से जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, जबकि ये हमारी यानी हम इससे जुड़े हुए हैं। ज़िंदगी जो जारी और सारी है वो कुदरत के इस निज़ाम के साथ है। अगर हम इससे छेड़छाड़ करेंगे तो ज़रूर जो है वो हमारे लिए जो है नुकसान रसा होगी। तो इस जानिब तवज्जो यकीनन देना चाहिए। इक़दामात की ज़रूरत है, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं बल्कि इक़दामात की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के जो सुपर पावर हैं हम उनको देख रहे हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, लेकिन जब उन्होंने छेड़छाड़ की तो उनका क्या हाल हुआ। और अगर वही चीज़ खुदा न खास्ता अगर हम उसी तरह से उसी नक्श कदम पर अगर हम भी चलेंगे तो फिर हमारे पास अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो हम कितना उसको जो है बेयर करने के लिए, कितना उस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। और तो देखें तो हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वोटर्स को भी सोचना चाहिए, ये भी मुद्दा होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें तो हमारे पास तो मुद्दे कुछ और ही नज़र आते हैं, बल्कि पार्टियों के आपसी जो है एक दूसरे पर इल्ज़ामात, इसी में जो है वक्त गुजर रहा है। बहरहाल कल हम जमहूरियत का दिन मनाने जा रहे हैं और 26 जनवरी हम मनाएंगे ज़रूर। अब मैं डॉक्टर साहब आखिर में सवाल मेरा यही है कि राजौरी के बुधाल देहात में जिस तरह से मुश्तबा अमवात हुई हैं, पुरअसरार तौर पर 17 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, और समझ नहीं आया अभी तक। बहरहाल इसमें ATS भी काम कर रही है और मेडिकल टीमें भी जो है काम कर रही हैं। मरकज़ से भी जो है एक टीम आई, उसने भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने भी जो है पहुँच कर लोगों से मुलाकात की और उन्होंने भी, उनका भी बयान गुज़िश्ता रोज़ का था कि वजूहात जो है बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। लेकिन बात यह है कि वजूहात सामने आएंगी, वजूहात भी मालूम करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी रोकथाम भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दीगर लोग भी जो है मुतासर बताए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को वहाँ से जो है मुंतकिल भी किया गया है। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि लोगों में वहाँ पर खौफ व हिरास भी है। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही मिस्टीरियस डिजीज कह सकते हैं। पता नहीं क्या थी ये। अब पहले बोला कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके बाद बोला कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो जब तक 17 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग की भी बात आई थी बाद में। जी हाँ, फूड पॉइजनिंग की भी बात आई, लेकिन फिर वो भी जो है गलत साबित हुई। जी, इतना ज्यादा खौफ हो गया है। और अभी जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, जो मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और पार्लियामेंट मेंबर भी है उधमपुर से, और अब उन्होंने कहा कि इसमें जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी जो रिसर्च है लखनऊ का जी, उन्होंने कहा था कि इसमें शायद ये कैडमियम जो है पाया गया है, कैडमियम की पॉइजनिंग हुई है। और अब वो रिसर्च चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या ये कैडमियम पानी में था, क्या ये खाने में है, कहाँ है। देखिए हमारे जो है वाटर सोर्सेज नहीं, बार बार ये बात करता रहता हूँ, जितने भी हमारे ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज है, पानी के सोर्सेज है, जहाँ से हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट लोगों को पानी सप्लाई करता है, खासकर जो हमारा जो
हिमालयाई बेल्ट है, जम्मू कश्मीर की बात करते, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू कश्मीर हो, वहां पे हमको गंदा पानी पिलाया जाता है। हमारे वाटर सोर्सेज खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। जी जी, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज, इन्फेक्शन हो रहा है। और हमारा फोकस जो है जल जीवन मिशन में इतना ज्यादा पैसा आया है, और पिछले साल जो बजट था जम्मू कश्मीर का, जो खाली जल जीवन मिशन पे 6-7 हजार करोड़ रुपए खर्चा किया गया। जी और जी, खाली तो फोकस किसमें है, पाइपें बिछानी है, पाइपें डालनी है, लाइनें डालनी है। उन पाइप्स में गंदा पानी है, कंटामिनेटेड पानी है, कैडमियम का पानी है, कौन सा पानी है वो नहीं देखते। देखते हैं खाली लाइन बिछाई है, पानी हमने पहुंचाया नल तक, घर घर जल, घर घर नल। जी, तो नल में क्या चल रहा है, उसमें जहर है कि पानी है, इस पे कोई नहीं पूछने वाला है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट इसी दरमियान, जिस तरह से आपने कहा, हमको इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट सामने इसी दौरान, इन्हीं मतलब एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये खबर भी सामने आई थी जम्मू कश्मीर के जो मुकामी जो मीडिया चैनल्स है उनके ज़रिए कि यहाँ पर एक चश्मा है, जिस चश्मे पर जो है पहरा लगा दिया गया है, वहाँ पर कुछ जरासीम कश जो अद्वियात का जो असर होता है वो चीज़ें वो पानी में पाई गई थी। तो जिसके बाद यहाँ पर पुलिस का पहरा भी बिठा दिया गया था और लोगों को जो है उसके करीब जाने नहीं दिया जा रहा था, यानी बुधाल की बात है। तो मतलब एक वाकई तशवीशनाक बात है कि ये कैसे हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर उसका कोई अपडेट या फिर उस हवाले से कोई बात फिर सामने नहीं आई। जिस तरह से आपने कहा कि आबी वसाइल हमारे कितने महफूज हैं, देखना जरूरी है। इतने हमारे पास आबी वसाइल है, आबी जखायर है, हाँ। जो सोर्सेज है पानी के, कहीं पे नहरें हैं, कहीं पे हाँ। चश्मे हैं, कहीं पे जहाँ से आपको ये पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट पानी सप्लाई करता है। क्या पानी सप्लाई करना ही मकसद है? हाँ जी, साफ पानी सप्लाई करना मकसद है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये पानी सप्लाई करते हैं, खाली पाइपों में पानी लगाते हैं। वो हमारे पास पानी बहुत है जम्मू कश्मीर में, पानी हमारे पास, हमको जमीन के नीचे पानी नहीं डालना पड़ता। हमारे दरिया हैं, नहरें हैं, झरने हैं, पानी बहुत है। अब मसला है तो उस पानी के अंदर कंटामिनेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। आपने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में बाथरूम बनाए, वॉशरूम बनवाए, वो वॉशरूम कहाँ बनाए? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, पंचायतों ने कहाँ बनाए? इन्हीं नदियों पे, इन्हीं दरियाओं पे। उसपे किसी ने नहीं बताया। और मैंने अभी प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जो थे, अभी हमारी वहाँ पे एक मीटिंग हुई उनके साथ। मैंने बोला आप इसमें एक तो परफॉर्मेंस ऑडिट कराओ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में, उसके साथ साथ उसमें एनवायरमेंटल ऑडिट कराना है। हाँ, खाली पैसे का ऑडिट नहीं करना है आपने पैसा, क्योंकि ये ऑडिट में ही लिखा है, सीएजी की पॉलिसी है ये जी। एक तो परफॉर्मेंस ऑडिट और एनवायरमेंटल ऑडिट। अगर कहीं पे आपने स्कीम पे 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, क्या वो पैसा खर्च हुआ है? वो तो ठीक है, पैसा कैसे खर्च हुआ जी? क्या वो स्कीम सही तरीके से बनी? क्या कोई बाथरूम तो नहीं है वहाँ पे? हाँ। क्या कोई वहाँ पे गंदगी तो नहीं जा रही उस पानी के अंदर? हाँ। इन्होंने क्या किया, टारगेट पूरे किए जी। वो पानी आ गया, नल में भी आ गया, जल घर घर नल तो हो गया जी। बट नल में साफ पानी नहीं है, नल में जहरीला पानी है, नल में कैडमियम है, नल में बाकी जो है उसमें चीजें हैं। और ये तो मेरे केस में भी, जो दूधगंगा का केस मेरा है यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, तो कोई हवाई बात नहीं बोल रहा हूँ। जब भी मैं कोई बात बोलूंगा विद अथॉरिटी बात करता हूँ जी जी। और जो जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने रिपोर्ट वहाँ पे दी, दूधगंगा के अंदर वाटर को टेस्ट किया गया 5 जगहों पे, बरजुला में, क्रालपुरा में, हर जगह पे, और उसमें पाए गए इतने जरासीम, वो पीने के लायक छोड़ो, वो नहाने के लायक नहीं है। अच्छा। और जो पानी नहाने के लायक नहीं है, उसी पानी को आप सप्लाई कर रहे हैं लोगों को। ये तो मैं श्रीनगर शहर की बात कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बाहर से आने वाले सयाहों का तो एक जहन ये होता है कि भाई, तो बात ही नहीं है डॉक्टर साहब, जो बाहर से आने वाले सयाह हैं उनका तो यही एक तस्वुर होगा, इस तरह से मतलब पुरफिजा मकाम पर देखेंगे, पानी को देखेंगे कि नहर से जो है साफ़ सुथरा पानी आ रहा है, मतलब उसका तस्वुर ही कुछ और होगा। लेकिन वहाँ पर ये सूरत हाल है। वजूहात क्या होती है डॉक्टर साहब? मतलब इसमें क्या कोई चीज़ें, मतलब कई फैक्ट्रियों की, या फिर किस तरह से क्या मिल रहा है? क्योंकि शायद माजी में तो ऐसा नहीं होता होगा, जो आज मतलब पानी भी आलूदा पाया जा रहा है। तो इस जानिब मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, हमारे पास 2 मिनट है जी डॉक्टर साहब। यही है ना, बदकिस्मत यही है कि जो पिक्चर कश्मीर की जो पूरे मुल्क के अंदर दिखाई जाती है, दल लेक को दिखाया जाता है, पहाड़ों को दिखाया जाता है, मगर जो हमारा दूसरा साइड है, जो कॉइन का दूसरा साइड है, वो कितना आलू, ये हर जगह है। अभी तो अर्बनाइजेशन हो रही है, पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, बाकी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि ये जो हमारे हिली स्टेट्स है, खासकर जहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं, वहाँ का डेवलपमेंट मॉडल सरकारों के पास मुख्तलिफ होना चाहिए।
हाँ जो डेवलपमेंट का मॉडल नागपुर के लिए है, जो डेवलपमेंट का मॉडल हैदराबाद के लिए, वो हमारे वहाँ नहीं चल सकता है। जी। हमारे वहाँ का मॉडल मुख्तलिफ होना चाहिए। और जितने भी सरकारी प्रोग्राम है इनमें खाली ये नहीं कि टारगेट आपको पूरा करना है, टारगेट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या हम साफ पानी फराहम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Exactly. वो मेन मकसद है। और उस मकसद में जो है हमारा क्रिएटिव जल शक्ति डिपार्टमंट फेल हो चुका है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। देखें, अभी तो तहकीकात चल रही हैं बुढ़ाल देहात की, पता नहीं मतलब उस हवाले से क्या मज़ीद जो है सारी बातें मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट जब आएगी तो पता चलेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिस जानिब देखने की ज़रूरत है। यानी हम जो सांस ले रहे हैं वो हवा कैसी है, ये सूरत हाल अब हो गई है, ये सोचना पड़ेगा हमको। हम जो पानी पी रहे हैं वो मतलब पता नहीं किस तरह से, कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आलूदा आ रहा है और हमारे घर तक पहुँच रहा है। यानी इस स्कीम्स का मुतारफ़ कर देना, इंट्रोड्यूस कर देना और उसको जो है शुरू कर देना, यही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी क्वालिटी और उसकी निगरानी और उसको किस तरह से आप जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से जो है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका मकसद क्या है और सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये जब ना देखा जाएगा और सिर्फ जो है यानी सिर्फ दिखावे के काम अगर हो जाएंगे तो फिर उसके नुकसान इस तरह से होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहरहाल ये सूरत हाल है। तो बहरहाल सरकार को देखना होगा कि क्या वजूहात बन रही है बुधाल में, ताकि जो है मज़ीद जो लोग इस मर्ज़ से, जो लाइल मर्ज़ जिसको कहा जा रहा है, उससे मुतासिर ना हो। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।